डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यूकेपीएससी जेई के पीवाई क्यूज की जो सीरीज है, इसमें हम आज सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के पीवाई क्यूज करेंगे। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन के 13 में 38 क्वेश्चंस थे। 22 में जो एग्जाम हुआ लास्ट ईयर, उसमें 21 क्वेश्चंस थे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, इसके साथ जो टोटल वॉल्यूम का रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ये पोरोसिटी होता है। और जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है उसके साथ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का जो रेशियो होता है, ये वॉइड रेशियो होता है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि सॉइल की डेंसिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सॉइल में सॉलिड्स होते हैं, वाटर होता है और एयर होता है। तो ये वाटर और एयर होते हैं, ये वॉइड्स में होते हैं। अब जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं तो हम वॉइड्स को रिड्यूस करते हैं। जिन वॉइड्स में एयर है उनको हम रिड्यूस करते हैं, उनका वॉल्यूम। तो क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। कंसोलिडेशन की अगर बात करें तो कंसोलिडेशन में क्या होता है? सैचुरेटेड सॉइल होती है और जिन वॉइड्स में भी वाटर फिल हुआ है उनको हम उस वाटर को रिमूव कर रहे हैं। तो सॉलिड्स और वाटर में कंपेयर करेंगे तो सॉलिड्स हैं वो हैवियर हैं, तो इसके कारण सेम वॉल्यूम में अब ज़्यादा मास होगा जो सॉइल है उसका। तो कंसोलिडेशन में भी डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो सी होगा, दोनों ही करेक्ट है। स्टेबलाइजेशन एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस है जिसमें हम कुछ बायोलॉजिकल, केमिकल या मैकेनिकली एडजस्टमेंट करते हैं जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है सॉइल की, उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट है वो किसका रेशियो है। तो CU रेशियो होता है D60/D10 का। दूसरा एक टर्म होती है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, जो कि रेशियो होता है D² 30/D60/D10 का। D10 यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। D10 वो सीव साइज है जिसे 10% पार्टिकल्स में पास हो रहे हैं, 90% डिटेन हो रहे हैं। इसी तरीके से D60 वो है जिसमें 60% पार्टिकल्स हैं वो पास हो रहे हैं। ये हम वो कह सकते हैं कि वो साइज जिससे कि 60% पार्टिकल्स हैं वो फाइनर है। D10 है, उसको इफेक्टिव पार्टिकल साइज भी बोला जाता है, ये भी याद रखना है आपको। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा रिलेशनशिप E डिग्री ऑफ सेचुरेशन G और S के बीच में। काफ़ी फ्रिक्वेंटली न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला यूज होता है, SE = WG है, याद रखना है आपको। आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि C अगर कोहेसन है, सिग्मा है वो अप्लाइड नॉर्मल स्ट्रेस है, फाई है वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, तो शियर स्ट्रेस क्या होगा? तो कोलाम की जो इक्वेशन है C + सिग्मा tan phi, ये रिप्रेजेंट करती है शियर स्ट्रेंथ को। तो यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। और सेम क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, थोड़ा सा लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन किया है और 22 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिया है कि कोई सॉइल सैंपल है जिसकी पोरोसिटी 40% है, G 2.7 है, ड्राई डेंसिटी निकालनी है, गामा W 9.81 है। तो ये जो रो डी वगैरह के रो सैचुरेटेड, इन सब के फॉर्मूले ई की फॉर्म में भी होते हैं, एन की फॉर्म में भी होते हैं। आप जिस फॉर्म में चाहो उसमें याद रख सकते हो। आप दोनों में रखना इजी लग रहा है, दोनों में रख सकते हो। मुझे ई की फॉर्म में कन्वीनियंट लगते हैं तो मैंने न्यूमेरिकल्स उसी फॉर्म में किए हैं। तो मैंने ई की फॉर्म में ये फॉर्मूला लिखा और एन पोरोसिटी से मैंने ई निकाल लिया, वॉइड रेशियो। ई इक्वल होता है n/1 - n के। तो यहाँ से ई आ गया 2/3। ई की वैल्यू इसमें रख दी और यहाँ से आ गई ड्राई मास डेंसिटी। और जब आप ये सॉल्व करोगे तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि सैंड पर जो फाउंडेशन है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो मेनली किस पर डिपेंड करती है। तो रैंकन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बीरिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, जो लोड कैपेसिटी है गामा DF 1 + sin phi/1 - sin phi का स्क्वायर। तो DF पर डिपेंड करता है बीरिंग कैपेसिटी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दिया है कि एक सॉइल सैंपल है जिसका ड्राई यूनिट वेट है वो 1.9 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 है, तो पोरोसिटी क्या होगी? तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, ये फॉर्मूला हमने यूज किया था, रो डी = 0W/1 + E। ये जो फॉर्मूले हैं रो डी, रो सैचुरेटेड, E, W,
जी इन सब की आपस की रिलेशनशिप। ये अगर आपको याद रखना डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो मैं एक अलग से सेपरेट इस पे वीडियो बना सकती हूँ। बहुत ही ईज़ी है, कुछ हिंट्स हैं जिनकी हेल्प से बहुत ईज़िली आप ये फ़ॉर्मूला लिख सकते हो। आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर एन पूछा है पोरोसिटी, तो हम इस फ़ॉर्मूले से ई निकाल सकते हैं और ई से फिर एन निकाल लेंगे। वैल्यू आएगी 0.2839 एन की। परसेंटेज में हो जाएगा 28.3 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9th में दिया है कि लिक्विड लिमिट है वो 35% है, प्लास्टिक लिमिट 15% है, फ्लो इंडेक्स 10% है, तो टफनेस इंडेक्स है वो क्या होगी? तो टफनेस इंडेक्स है वो होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो पी आई आ गया 35 माइनस 15 20। फ्लो इंडेक्स 10% है, तो वैल्यूज रखोगे तो 2 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10th है, इसमें दिया है कि लिक्विड लिमिट है वो 40% है, प्लास्टिक लिमिट है 20% है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगी? काफ़ी सिंपल है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, 20% आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th है, इसमें पूछा है कि अगर वाटर कंटेंट को हम रिड्यूस करते हैं बियॉन्ड द श्रिंकेज लिमिट पर जो वाटर कंटेंट है उससे भी रिड्यूस करते हैं वाटर कंटेंट को, तो उस केस में सॉइल का वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? तो सॉइल होती है उसमें वॉइड्स होते हैं और सॉलिड्स होते हैं। वॉइड्स में या तो एयर होता है या वाटर होता है और उसके अलावा होते हैं सॉलिड्स। अब सॉइल सैचुरेशन पे होती है तो सारे के सारे वॉइड्स हैं वो वाटर से फिल हो गए हैं। सैचुरेशन के बाद अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो वाटर एक्स्ट्रा है, अब वॉइड्स नहीं है वाटर को जाने के लिए, तो सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लेकिन सैचुरेशन से पहले जब हम वाटर ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, तो जो एयर है जिन वॉइड्स में वहाँ पर वाटर चला जाता है और सॉइल का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। और श्रिंकेज लिमिट वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिस पर कि सॉइल है वो सैचुरेटेड होगी। इस तरीके से ग्राफ बनता है ये वाटर कंटेंट और वॉल्यूम के बीच में। तो ये आ गया यहाँ पर श्रिंकेज लिमिट, यहाँ पर सॉइल सैचुरेटेड है, इससे इधर फिर वॉल्यूम अगर सॉरी इधर वाटर कंटेंट अगर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12th में दिया है कि परमेबिलिटी ऑफ कोहेसिव सॉइल है वो किससे डिटरमाइन करते हैं, बेस्ट कौन सा है उसके लिए? तो दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक कांस्टेंट हेड टेस्ट, एक वेरिएबल हेड टेस्ट। कांस्टेंट हेड टेस्ट में इस तरीके से जो ट्यूब है हमारे पास, नीचे सॉइल का सैंपल है, तो ट्यूब के अंदर ये हेड जो हमने अप्लाई किया हुआ ये कांस्टेंट रखते हैं और जो भी वाटर सॉइल से पास होकर आ रहा है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं और उससे डिस्चार्ज निकाल लेते हैं। तो ये तरीका काम कर जाता है कोर्स ग्रेन सॉइल्स में, तो जैसे सैंड हुई। बट अगर कहीं पर फाइन ग्रेन सॉइल है जैसे कि क्ले, तो उसकी बहुत ही कम परमेबिलिटी होगी। अब क्या होगा, जिस टैंक में हम मेजर कर रहे हैं इसको डिस्चार्ज निकालने के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, उस टैंक में बहुत ही कम रीडिंग आएगी और बहुत ही कम रीडिंग होगी तो वहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए हम हेल्प लेते हैं वो इसी ट्यूब की लेते हैं जिससे हम हेड अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये कम डाया की हाइट की एक ट्यूब है। तो इसमें क्या होगा, डाया कम होने के कारण थोड़ा सा भी वॉल्यूम में अगर चेंज होता है तो रीडिंग में सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि लंबी ट्यूब है कम डाएगी। तो जब हम सिल्टी में जो फाइनर टाइप है या फिर क्ले है जिनकी परमेबिलिटी कम है, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं वेरिएबल हेड टेस्ट का, जिसमें हम एक लेवल तक पानी भर के छोड़ देते हैं और धीरे धीरे वाटर लेवल नीचे जाने देते हैं। तो हमसे पूछा कोहेसिव सॉइल्स, तो कौन सी होगी, क्ले टाइप सॉइल, तो इसके लिए हो जाएगा ए फॉलिंग हेड पर मीटर या वेरिएबल हेड। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है डॉर्सीज लॉ का, काफ़ी सिंपल है, वी प्रोपोर्शनल होता है आई के, ये कहता है डॉर्सीज लॉ, और इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनल वाले सिंबल को तो वी के आई के इक्वल आ जाता है, के यहाँ पर परमेबिलिटी है, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है वो किस यूनिट में मेजर करते हैं? तो आपको अगर पता होगा सीवी क्या है तो आप निकाल लोगे यूनिट, तो ये होता है टीवी इज इक्वल टू सी वी टी अपॉन डी स्क्वायर। टीवी यहाँ पर एक कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है कि कितना डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है, जैसे 60% कंसोलिडेशन करवाना है हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल का, तो उसके लिए टीवी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, उसके लिए चाहे ड्रेनेज कंडीशन कुछ भी हो,
टीवी कांस्टेंट रहेगा। तो टीवी है ये एक यूनिटलेस है। सीवी का अब आप निकाल सकते हो क्योंकि डी का होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और टी का होगा सेकंड। तो सीवी की यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, जो कि दिया है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि शीप फुट रोलर किसके लिए मोस्टली यूज होता है। पता ही है सबको, क्लेरी सॉइल के लिए या कोहेसिव सॉइल के लिए इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच की रिलेशनशिप। ई होता है वीवी अपॉन वी एस, एन होता है वीवी अपॉन वी। तो यहाँ से एन हमारे पास आ जाएगा ई अपॉन 1 प्लस ई, सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि वो टाइप ऑफ पाइल जो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी बेस ऑफ पाइल पे होती है। जैसे एक पाइल है, कुछ पाइल्स तो यहाँ पर जहाँ पे टिकी हुई है वहाँ पर लोड ट्रांसफर करते हैं, कुछ है वो उसके सराउंडिंग की जो सोइल है उस पर ट्रांसफर करते हैं। तो इनको तो बोला जाता है फ्रिक्शन पाइल, जो कि सराउंडिंग को ट्रांसफर कर रही है, और जो एंड पे ट्रांसफर कर रही है उनको बोला जाता है एंड बेयरिंग पाइल्स। तो यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि सोइल की बल्क डेंसिटी 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, वाटर कंटेंट 15% है, तो ड्राई डेंसिटी क्या होगी। तो रो डी इक्वल होता है रो अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू के। तो 2.3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट 0.15, तो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल है, वो कौन से मेथड से ऑब्टेन करते हैं। तो सॉइल की प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करने के लिए हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। अब वो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि हम सैंपल को डिस्टर्ब करते हैं तो चेंज हो जाती हैं, जैसे कि कॉम्पेक्शन की प्रॉपर्टीज, उसकी परमेबिलिटी, तो फिर हमें अनडिस्टर्ब्ड सैंपल चाहिए होता है। बट कहीं पर ऐसे ग्रेडेशन निकालना है, उसका क्लासिफिकेशन निकालना है, कंसिस्टेंसी निकालनी है, जिनमें कि सैंपल डिस्टर्ब होने में भी प्रॉपर्टीज अफेक्ट नहीं होती हैं, तो डिस्टर्ब्ड सैंपल लेते हैं। अब अनडिस्टर्ब्ड सैंपल है उसके लिए यूज़ किया जाता है थिन वॉल्ड सैंपलर, जिसमें इस तरीके से ये होता है, जिसको अंदर डालते हैं सोइल में और निकाल लेते हैं, तो चंक इसके अंदर फंस के आ जाता है और उससे हम टेस्ट कर लेते हैं। अब थिन वॉल्ड, अगर ये वॉल थिन होगी तो उतना ही कम डिस्टर्बेंस करेगा, तो इसलिए अनडिस्टर्ब्ड के लिए थिन वॉल्ड होता है, भी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि लाइम स्टेबलाइजेशन जो टेक्निक है वो कौन सी टाइप ऑफ सोइल को इम्प्रूव करने के लिए इफेक्टिव है। सेम क्वेश्चन 2022 में भी रिपीट हुआ है, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि लीड देंगे आपको बाकी स्टूडेंट से, क्योंकि जो बेसिक पोरोसिटी के, वॉइड रेशियो के जो क्वेश्चंस हमने पहले देखे वो तो सारे ही लोग कर लेंगे, कंसेप्ट है बेसिक, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है उसमें। बट ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि किसी ने पहले देखा हुआ है, सेम क्वेश्चन किया है पहले, तो ही कर पाते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स। तो इस टाइप के आपको 5-7 भी क्वेश्चंस अगर पेपर में मिलते हैं जो PYQ से आ रहे हैं, आपने PYQs किए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है आपके लिए। प्लास्टिक, क्लेई सॉइल है, इनके लिए लाइम स्टेबलाइजेशन यूज होता है, और बेसिकली इसमें क्या होता है, जो क्लेई सॉइल है, प्लास्टिक सॉइल है, उसमें और लाइम के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है, और इस रिएक्शन के कारण प्लास्टिक लिमिट है वो इंक्रीज होती है, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि IP होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट बढ़ने के कारण IP रिड्यूस हो जाता है, और इसके कारण स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है सॉइल्स की। क्वेश्चन नंबर 21 में दिए है कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है वो किससे अफेक्ट होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है CV, और ये एक फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू MV CV इंटू गामा W। MV यहाँ पे वॉल्यूम की जो कंप्रेसिबिलिटी है उसको डिनोट कर रहा है, और इसको अगर कंप्रेशन इंडेक्स की फॉर्म में लिखें तो MV इक्वल होता है CC अपॉन 1 प्लस E नोट। ई नोट तो इनिशियल वॉइड रेशियो है, तो कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि CV है वो प्रोपोर्शनल होगा K अपॉन CC के। तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है वो परमेबिलिटी पर भी डिपेंड करेगा, वो कंप्रेसिबिलिटी पर भी करेगा, तो सी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है पाइल में, उससे क्या इफेक्ट आएगा पाइल की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उस पर। तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या होता है कि जैसे ये कोई पाइल है, ये इसके आसपास की सोइल है,
अगर सॉइल ऐसे है कि उसमें सेटलमेंट हो रहा है तो सॉइल नीचे की तरफ मूव करेगी। नीचे की तरफ मूव करेगी तो ये पाइल की सरफेस पे डाउनवर्ड एक ड्रैग लगाएगी। अब पाइल पे ऊपर से जो लोडिंग आ रहा है उसके कारण भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, इसके कारण भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। तो पाइल जो लोड लेने की पाइल की कैपेसिटी थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ फोर्स इसके कारण भी आ रहा है सेम डायरेक्शन में। तो इसलिए जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस द अलाउेबल लोड ऑन द पाइल, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि सेफ टेंशन किसी पाइल के लिए डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। तो थोड़ा आप नाम से भी आइडिया लगा सकते हो कि पुल आउट टेस्ट होगा। ये कैसे होगा कि ये कोई पाइल है, इस पे अगर आप डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हो तब तो कंप्रेशन में है पाइल, आपको यहाँ पर टेस्ट करना है टेंशन के लिए। तो पुल आउट करोगे, ऊपर की तरफ खींचोगे उसको, तो वो टेंशन में होगी। तो इसलिए पुल आउट टेस्ट है वो टेंशन के लिए होगा। साइक्लिक लो टेस्ट है, ये डिटरमाइन करने के लिए करता है कि फ्रिक्शन जो रेजिस्टेंस है, स्किन रेजिस्टेंस है, उसके कारण तो कितना लोड कैरी कर रही है और एंड बीयरिंग के थ्रू कितना लोड कैरी कर रही है। जैसे ये पाइल है तो कुछ लोड तो वो यहाँ की सॉइल को ट्रांसफर कर रही है, कुछ नीचे एंड पे जो स्ट्रेटम है उसको ट्रांसफर कर रही है। तो हमें जब ये दोनों को सेपरेट करना होता है तो साइक्लिक लोड टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है तो सी की वैल्यू क्या होगी। तो सी की वैल्यू होती है 1। वेल ग्रेडेड के लिए सैंड में होती है ग्रेटर देन 6, ग्रेवल में होती है 4। याद रखने के लिए इसकी हेल्प ले सकते हो, सैंड 6, ग्रेवल 4, एस हो गया यहाँ पर। तो ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि कोई कोहेशन लेस सॉइल है, उसका यूनिट वेट ये है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री है। तो एक्टिव प्रेशर और पैसिव प्रेशर कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ध्यान रखना है यहाँ पे इस चीज़ का। इंटेंसिटी पूछी है, टोटल प्रेशर फोर्स नहीं पूछा है। तो ये होगा के ए गामा एच एक्टिव, के पी गामा एच पैसिव वाला। के ए होता है 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। 30 डिग्री वाला तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज होता है, आपने एमसीक्यूज किए हैं तो याद ही रहती होगी आपको वैल्यूज। 1/3 आता है और के पी इसका उल्टा होगा 3। तो पी आ जाएगा 1/3 इंटू गामा की वैल्यू रख देंगे 1.5 इंटू 10, हाइट है ये 10 है डेप्थ, तो 5 टन पर मीटर स्क्वायर आ गया। और इसी तरीके से पी आ जाएगा 45, बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि के है वो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, एम वी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चेंज है, गामा डब्ल्यू है यूनिट वेट है। तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होगा। तो सी वी इक्वल होता है के अपॉन एम वी इंटू गामा डब्ल्यू के। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चंस में फॉर्मूला है वो डिराइव्ड फॉर्मूले होते हैं, तो डायनेमिकली सिमिलर होते हैं दोनों साइड में, मतलब सेम होता है उनका जो यूनिट आता है वो। तो उसकी हेल्प से भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हो। हालांकि नन ऑफ दीज यहाँ पर है, थोड़ा रिस्क तो है, बट फिर भी आप थोड़ा सा फाइंड आउट कर सकते हो, ऑप्शंस कैंसिल आउट कर सकते हो। जैसे कि एम वी है, ये डेल वी अपॉन डेल पी होता है, तो इसकी यूनिट होगी, ये तो कैंसिल हो गई, 1 अपॉन प्रेशर की जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गामा अगर हम स्पेसिफिक वेट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर क्यूब में होता है। के मीटर पर सेकंड में होता है, सीवी की यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। तो इनसे आप चेक करोगे तो फिर एक ही ऑप्शन यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है यही करेक्ट आ रहा है, बाकी हैं वो सारे गलत हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि डेंसिटी इंडेक्स है सॉइल्स की, वो किसके इक्वल होती है। तो इसको डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है, और ये इक्वल होता है ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। मतलब अभी सॉइल जिस कंडीशन में है उसमें वो कितनी डेंस है, अगर वो अपने मैक्सिमम डेंसिटी पे है, वॉइड रेशियो है वो ई मिनिमम के इक्वल है, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे ई मिनिमम रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि पिक्रोमीटर है, ये क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपको पता ही होगा कि वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए पिक्रोमीटर का यूज करते हैं।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि वो मैक्सिमम प्रेशर जो कि सॉइल कैरी कर सकती है विदाउट शेयर फेलियर, उसको क्या बोलते हैं। आरगोर का क्वेश्चन है ये, और इसको बोला जाता है सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। यहाँ पर नेट नहीं पूछा है, मैक्सिमम प्रेशर पूछा है, तो सेफ बीयरिंग कैपेसिटी होगी नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। ये डिफाइंड होता है मैक्सिमम प्रेशर एक्सेस ऑफ सरचार्ज प्रेशर। तो यहाँ पर ए हो जाएगा आंसर। में दिया है कि अंडर रिम्ड पाइल्स हैं, ये जनरली कौन सी टाइप की होती है। तो कुछ इस टाइप की पाइल्स होती है जो कि एक्सपेंसिव सोल्स में यूज की जाती है, इनको बोला जाता है अंडर रिम्ड पाइल्स। और ये बोर्ड कास्ट इन सिटू पाइल्स होती हैं कि पहले एक बोरिंग की जाती है, गड्ढा वो होल बनाया जाता है, उसके बाद उसमें कंक्रीट फिल की जाती है, कंक्रीट सेट होती है और ये पाइल बन जाती है। तो यहाँ पर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि कॉम्पेक्शन के मेथड से कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी है सोइल की जो कि इंक्रीज होती हैं। तो सोइल को कॉम्पैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली मास डेंसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि वॉइड्स कम हो रहे हैं। मास डेंसिटी इंक्रीज होने से शियर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस है वो बढ़ेगा, और स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। स्लोप्स वगैरह की अब सोइल की स्टेबिलिटी वो बढ़ गई है क्योंकि शियर स्ट्रेंथ बढ़ गई है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 32 में दिया है कि फ्रिक्शन पाइल्स हैं, इनमें लोड किसके थ्रू ट्रांसफर होता है। तो फ्रिक्शन पाइल्स जो होती हैं इनमें सरफेस के अलोंग फ्रिक्शन के थ्रू लोड ट्रांसफर होता है, और एंड बीयरिंग पाइल्स में यहाँ से एंड से होता है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा आंसर, स्किन फ्रिक्शन। में दिया है कि ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग है, ये कहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो कंबाइंड फुटिंग क्यों रिक्वायर्ड होती है, एक तो कि दो आइसोलेटेड कॉलम है वो इतने पास में हैं कि उनकी आइसोलेटेड फुटिंग है वो ओवरलैप हो रही है, तो हम कंबाइंड फुटिंग देते हैं। उसके अलावा एक कॉलम ऐसा है जो किसी प्रॉपर्टी के पास है, जैसे कि दो कॉलम है, इस कॉलम के पास में यहाँ पे कोई दूसरी बिल्डिंग है, तो इसको जितना एरिया चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो कंबाइंड फुटिंग देते हैं हम। अब ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग कब दी जाती है, जब एक जो कॉलम है उस पर लोड ज्यादा आ रहा हो और इस एक्सटीरियर कॉलम है इस पे लोड ज्यादा आ रहा हो और इसके पास स्पेस है वो लिमिटेड है। तो उस केस में हम इस तरीके से ट्रेपेजोइडल फुटिंग देते हैं कि जहाँ पे लोड ज्यादा आ रहा है वहां पर ज्यादा एरिया दे देते हैं कंबाइंड फुटिंग का। तो यहाँ पर सी हो जाएगा आंसर, दोनों ही कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि फेलियर प्लेन है वो मेजर प्रिंसिपल प्लेन के साथ में कितना एंगल बनाता है। ये भी आरगोर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 0.112। शियर स्ट्रेंथ के चैप्टर में मोर सर्किल की अगर सॉइल में बात करें तो ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ये फेल्वर एनवेलप है। इसकी इक्वेशन होती है सी प्लस सिग्मा डेस टेन फाई। अब इसके अलोंग फेलियर हो रहा है, ये प्रिंसिपल प्लेन है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, तो हमें इसके साथ एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल होगा थीटा। अब ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग अगर ये एंगल थीटा है पेरीफेरी पे जो बन रहा है, तो सेंटर पे एंगल बनेगा वो होगा 2 थीटा। ये थीटा है, ये 2 थीटा हो गया। ये वाला एंगल है ये फाई होता है जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। तो अब आप रिलेशन निकाल सकते हो इन सब के बीच में कि 180 माइनस 2 थीटा प्लस 90 प्लस फाई, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम होगा 180। यहाँ से थीटा आ जाएगा 5/2 प्लस 45 डिग्री, तो बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल हैं वो कौन सा टेस्ट कंडक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, परमेबिलिटी, ये ऐसे टेस्ट है जिनके लिए अनडिस्टर्ब्ड सैंपल चाहिए होता है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि क्रिटिकल ग्रेडियंट ऑल सॉइल्स के लिए नॉर्मली कितना होता है। तो आईसी की वैल्यू ये होती है, और आपने इस पे कुछ न्यूमेरिकल किए होंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये 2.65 के आसपास जी की वैल्यू होती है, 0.65 के आसपास ई की वैल्यू होती है, और इससे हम निकालते हैं तो 1 आता है। तो ये कोई स्टैंडर्ड और कोई वैसे नहीं है कि हमेशा इतना ही होगा, बट जनरली नॉर्मली ये वैल्यू 1 के आसपास आती है, तो बी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि एयर कंटेंट ऑफ सॉइल और डिग्री ऑफ सेचुरेशन, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो एस सी इक्वल है वी ए अपॉन वी वी के, एस इक्वल है वी डब्ल्यू अपॉन वी वी के। डिग्री ऑफ सेचुरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वॉइड्स हैं उनमें वाटर कितना है, एयर कंटेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनमें एयर कितनी है।
इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि VA प्लस VW है, ये वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स के इक्वल होगा। तो नीचे भी VV है, ऊपर भी VV है, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा AC इज इक्वल टू 1 माइनस S, जो कि दिया है ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें दिया है कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है सैचुरेटेड क्ले की वो 64 पास्कल है, तो कोहेसन की वैल्यू क्या होगी। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि कोई कन्फाइनिंग प्रेशर हम नहीं लगा रहे हैं। जब हम ट्राइएक्सियल टेस्ट करते हैं तो एक तो प्रेशर लगाते हैं जो चारों तरफ लग रहा है, उसके बाद एक डेविएटर स्ट्रेस लगाया जाता है। तो यहाँ पे कन्फाइनिंग प्रेशर कुछ भी नहीं लग रहा है, सिर्फ एक ही स्ट्रेस लग रहा है। तो माइनर जो प्रिंसिपल प्लेन का स्ट्रेस है वो तो हो जाएगा 0, मैक्सिमम वाला ये कुछ हो गया। अब ये वैल्यू हमें दी गई है 64 किलो पास्कल क्यू की वैल्यू है। अब इसका मोर सर्किल ड्रॉ करें तो टो इक्वल होता है C प्लस सिग्मा 10 फाई। सैचुरेटेड क्ले के लिए आपको ध्यान रखना है कि फाई की वैल्यू 0 है। वैसे भी क्ले में इंटरनल फ्रिक्शन से जो शियर स्ट्रेंथ आती है वो बहुत मिनिमम होती है, ऊपर से अगर सैचुरेटेड भी हो गई है क्ले तो ये 0 हो जाती है, 10 फाई की वैल्यू 0 हो जाती है, फाई की वैल्यू 0 हो जाती है। तो टाउ इक्वल आ गया C के, तो ये एनवेलप बनेगा फेलियर वाला, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये वाला ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा C को। तो अब आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि QU है वो तो डायमीटर है, इसका हाफ होगा रेडियस, और रेडियस इक्वल होगा CU के। तो 64 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे दिया है कि एक कांस्टेंट हैंड परमेबिलिटी का टेस्ट हम कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस तरीके से कोई सैंपल है सॉइल का, इसमें से वाटर पास करा रहे हैं। फ्लो जब हो रहा है तो हार्डली ग्रेडियंट आई की वैल्यू हमें डायरेक्टली दे दी है 0.5। काफ़ी बार ये डायरेक्टली ना दे के हेड देते हैं और लेंथ देते हैं, ये जो सैंपल है इसकी है। यहाँ पे डायरेक्टली दे दी है तो और इजी हो गया आपके लिए। वाटर कलेक्ट हुआ है 90 सेकेंड में 900 सीसी, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू हो जाएगी 900 डिवाइडेड बाई 90, तो ये आ जाएगा 10। V इक्वल होता है K इंटू आई के, डार्सीज लॉ है। दोनों साइड A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये V इंटू ए डिस्चार्ज आ जाएगा, तो ये Q इक्वल हो जाएगा KIA के। तो बाकी तो सारी चीज़ें हमें पता है, K की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो आ जाएगी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, ये भी काफ़ी सिंपल है। इसमें दिया है कि कोई स्फेरिकल पार्टिकल है जिसकी साइज 0.1 mm से कम है, तो सेटलिंग वेलोसिटी क्या होगी। तो U इज इक्वल टू डी स्क्वायर जी रो एस माइनस रो डब्ल्यू अपॉन 80 रीटा, ये होता है स्टोक्स लॉ, और ये एप्लीकेबल होता है 0.2 से छोटे साइज के जो पार्टिकल्स हैं 0.0002 mm तक। तो 0.1 से लेके 0.0002 mm तक के होंगे तो स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल होगा, और स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल होगा तो वेलोसिटी जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल होगी डी स्क्वायर के। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि शियर स्ट्रेंथ जो होती है सॉइल की वो मेनली किस पर डिपेंड करती है। तो ये इक्वेशन हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये कोहेशन पर भी डिपेंडेंट है और ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पर भी डिपेंडेंट है, तो सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि वेल फाउंडेशन है, ये सैंडी सॉइल्स में अपनी बीरिंग कैपेसिटी कहाँ से डिराइव करता है। तो ये एक डीप फाउंडेशन का ही टाइप है, पाइल फाउंडेशन के जैसे, और ये जो एंड बीरिंग होता है, जो एंड पे यहाँ पर जो लोड ट्रांसफर करता है उससे, और सरफेस के अलोंग जो फ्रिक्शन लगता है उससे डिराइव करता है। तो स्किन फ्रिक्शन एंड पॉइंट बीरिंग हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स है जो सॉइल मास की वो 0 है, तो सॉइल कौन सी टाइप की है। तो सैंड है वो एक क्वेश्चनलेस सॉइल है और ये बिल्कुल भी प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक इसमें नहीं होती है, तो इसके लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 होता है, ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि डार्सीज लॉ है ये कब वैलिड होता है। तो डार्सीज लॉ की लिमिटेशन है कि फ्लो है वो अगर लेमिनार फ्लो हो रहा है, जो सॉइल के पोर्स में से फ्लो हो रहा है वो अगर लेमिनार है तो ही ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगी।
और लेमिनार के लिए ये एक कंडीशन और आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम सॉइल के पोर्स में से जो फ्लो हो रहा है उसकी बात करें तो उसके लिए आर ए की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो फ्लो है वो लेमिनार होता है। अब आप नीचे कमेंट करें कि ओपन चैनल में फ्लो लेमिनार कब होता है और पाइप फ्लो में लेमिनार कब होता है। तो यहाँ पर होगा ओनली फॉर लेमिनार फ्लो कंडीशन इन द सॉइल, बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि कोएशनलेस सॉइल्स हैं वो कौन सी हैं। एग्जैक्टली क्वेश्चन आरगोर से पूछा गया है और आपको पता ही है कि सैंड ऐसी सॉइल है जिसमें कोएशन नहीं होता है, तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कि बीयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स जो होते हैं एन सी एन क्यू एन गामा, ये किसके फंक्शंस हैं। तो क्यू यू की जो इक्वेशन आपने देखी होगी इस तरीके से होती है 0.5 बीटा गामा एन क्यू। तो बीयरिंग कैपेसिटी एन सी एन गामा एन क्यू बी डेप्थ इन सब का फंक्शन होता है। और यहाँ पर ये जो है ये कांस्टेंट है एन सी एन गामा एन क्यू, ये सॉइल का जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है फाई उसके फंक्शंस हैं। बड़ी बड़ी सी इक्वेशंस हैं और पूछी भी नहीं जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि फाई के फंक्शन है, जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है उससे इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग सिल्टी सैंड है वो किस तरीके से हम डिनोट करेंगे उसको। तो सॉइल है उसमें अगर 12% से कम फाइन पार्टिकल्स है तो हम उसको सैंड ग्रेवल बोलेंगे एक तो, क्योंकि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है। और 12% से कम फाइन है तो अब उसका हम ग्रेडेशन के बेसिस पे उसको क्लासीफाई करेंगे कि सॉइल वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, ग्रेवल वेल ग्रेडेड है, ग्रेवल पुअरली ग्रेडेड है। बट अगर फाइन्स का परसेंटेज 12% से ज़्यादा हो जाता है तो जो फाइन वहाँ पे प्रेजेंट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लासिफिकेशन में। अब अगर वहाँ पर सिल्ट ज़्यादा प्रेजेंट है और सैंड वो सॉइल है तो एसएम होगा, सिल्टी सैंड। अगर क्ले ज़्यादा प्रेजेंट है तो एससी होगा। आपको पता ही होगा इतना कि एम है वो सिल्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्ले को सी करता है और सैंड को एस करता है। सिल्टी ग्रेवल होगा तो जीएम होगा, क्ले ग्रेवल होगा तो जीसी होगा। अब सिल्टी सैंड यहाँ पे है तो एस एम होगा। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मेजर तो सैंड ही है इसमें। सिल्टी सैंड है तो काफी बार इससे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैंड है कि सिल्ट है, क्या है ये। तो है तो सैंड ही बट सिल्टी है, सिल्ट का प्रोपोर्शन कम है, सैंड का तो ज्यादा है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा एसएम। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है कि कंसोलिडेशन के प्रोसेस में कौन सा चेंज होता है सैचुरेटेड क्ले में। तो जब हम उस पर लोड लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं तो एक्सिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है, उसके कारण हार्डली ग्रेडियंट सेटअप होता है और वाटर है वो एस्केप आउट कर जाता है। वर्ड्स में से वाटर है वो हार्डली ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाता है तो वो निकल जाता है वहाँ से। और अब क्या होगा, जो वाटर निकल गया उसके बाद जो लोड आ रहा है वो ट्रांसफर होता है सोइल के पार्टिकल्स में। एक स्प्रिंग एनालॉजी करके डायग्राम दिया हुआ है सोइल की बुक में, उसको देख के आप अच्छे से समझ सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कुछ, कि ऐसे स्प्रिंग है और इस तरीके से इसमें कोई लिक्विड फिल किया हुआ है। तो जब तक लोड लगाएंगे इनिशियल तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो वो लोड यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उन पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो सेम वही यहाँ पर होता है कि पोर वाटर में डिक्रीज होगा तो क्या होगा कि इफेक्टिव प्रेशर में इंक्रीज होगा, क्योंकि वाटर तो वहां से बाहर निकल चुका है और पार्टिकल्स है उन पे आप वो प्रेशर लग रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो डी हो जाएगा। और वैसे भी इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा पोर वाटर प्रेशर होता है। तो पोर वाटर प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो सिग्मा डेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, इस इक्वेशन से भी देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि कोई गिवन सैंपल है सैंड का, जब उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो वॉइड रेशियो है वो लूजेस्ट स्टेट में और डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट में है वो 0.95 है और 0.4 है। नेचुरल वॉइड रेशियो 0.79 है। बहुत ही सिंपल सा ये फॉर्मूला है, पहले भी आ चुका है। आरगोर की बुक में इसका फॉर्मूला पूछा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने न्यूमेरिकल दे दिया और आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चंस में भी इन्होंने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ एग्जाम्स में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप अगर पीवाईक्यूज करते हो तो आपके वो टॉपिक्स कवर होते हैं। तो कुछ ने यहाँ पर वैल्यू रख दी है 0.95 माइनस 0.79, 0.95 माइनस 0.40, तो ये आ जाएगा 0.29।
ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है कि पाइल है उसकी ग्रुप एफिशिएंसी है वो किस तरीके से चेंज होती है। तो दो टाइप के केसेस होते हैं। अगर कोई लूज सॉइल है और ग्रेनुलर सॉइल है जैसे कि सैंड, तो उस केस में अगर पाइल्स हम पास पास लगाते हैं तो डेंसिफाई होती है सॉइल, उसकी डेंसिटी बढ़ती है, उसकी प्रॉपर्टीज एनहांस होती हैं, स्ट्रेंथ बढ़ती है पाइल्स की। तो इस केस में इंडिविजुअल उन पाइल्स की जो स्ट्रेंथ थी उनका सम कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा हमें ग्रुप की स्ट्रेंथ मिलती है। और ग्रुप की स्ट्रेंथ इंडिविजुअल पाइल्स की स्ट्रेंथ से अगर ज़्यादा है तो अब वो हो गई है 100% से ज़्यादा एफिशिएंसी ग्रुप की। दूसरा होता है कोहेसन सॉइल्स में, कोहेसिव सॉइल्स में। उसमें क्या होता है कि ये जैसे है पाइल, ये इतने एरिया में लोड ट्रांसफर कर रही है, दूसरी पाइल है ये इतने एरिया में लोड ट्रांसफर कर रही है फ्रिक्शन के थ्रू। अब इनकी जोन ओवरलैप करने लग जाती हैं, तो ये वाला कॉमन एरिया है, इसमें इस पाइल का भी लोड आ रहा है, इसका भी आ रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके कारण जो एफिशिएंसी है वो 100% से कम हो जाती है, क्योंकि अगर ये दूर दूर थे, ग्रुप में नहीं थे, एक दो फाइल्स थी, तो उस केस में ओवरलैप नहीं हो रहा था और वो ऐसा एरिया नहीं था जिसपे दो फाइल्स के कारण लोडिंग आ रही है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, मोर देन 100% फॉर कोहेशनलेस सॉइल्स, लेस देन 100% फॉर कोहेसिव सॉइल्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है कि ये कोई डायग्राम है, ये कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट का है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए। तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या होगा? तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, 200 माइनस 100, 200 प्लस 100, और ये साइन फाई आ गया 1/3, फाई आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है कि मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट जो आइसोलेटेड फुटिंग में है क्लेई सॉइल्स में वो कितना होना चाहिए। तो सैंडी सॉइल्स में 40 mm होता है, क्लेई सॉइल्स में 65 mm होता है। दोनों ही पूछे जाते हैं एमसीक्यू एग्जाम्स में, तो याद रखने हैं आपको। सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 53 में दिए है कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स हैं वो बेस्ट किस से कॉम्पैक्टेड होते हैं। तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स होती हैं वाइब्रेटरी रोलर्स से, और फाइन ग्रेन का हमने पहले देखा है शीप फुट रोलर से होते हैं कोहेसिव सॉइल्स जो हैं। तो यहाँ पर डी हो जाएगा वाइब्रेटरी रोलर्स। क्वेश्चन 54 है, बहुत ही इजी है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, वो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के इक्वल है तो ई क्या होगा और एन क्या होगा। तो ई है वीवी अपॉन वी एस, दोनों सेम है तो 1 हो गया। एन है वीवी अपॉन वी, वी टोटल वॉल्यूम है यहाँ पर जो इक्वल होता है वीवी प्लस वी एस के। तो वी एस, वीवी को मैं यहाँ वी एस से रिप्लेस कर रही हूँ, तो वी एस आ गया ऊपर, नीचे वी एस प्लस वी एस 2 आ गया, और ये 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 आ गया एन, और ये हो गया 1। क्वेश्चन सिंपल है, काफ़ी बार स्टूडेंट्स ये थोड़ा ढंग से नहीं पढ़ते हैं यहाँ से कि पहले पोरोसिटी बतानी है कि वॉइड रेशियो, उससे मिस्टेक हो सकती है, बाकी तो बहुत ईजी है क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे जियोटेक के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट में हम बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।